हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर कपिल जैन केमिस्ट्री के अंदर जो हमारा आइसोमेरिज्म पार्ट 2 है उसमें आज कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन के ऊपर कुछ आपसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने के लिए आ गया हूं। आपने जो कन्फर्मर्स का कॉन्सेप्ट है, मेरे जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको वापस कुछ पॉइंट्स के थ्रू रिवाइज करवाया था, उसको जरूर देखा होगा। मैंने आपको जो 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन के वेरियस कन्फर्मर्स हैं, स्टैगर्ड जिसमें हमारे पास एंटी स्टैगर्ड है, स्क्यू और गॉश स्टैगर्ड है, ऐसे इक्लिप्स्ड वी हैव पार्शियली इक्लिप्स्ड एंड फुली इक्लिप्स्ड कन्फर्मर, उनको आपने ढंग से मेरे उस लेक्चर में देख लिया होगा। हमने यह भी कंक्लूड किया था वहां पर क्या कि बिकॉज ऑफ स्टेरिक रिपल्शन, स्टेरिक स्ट्रेन एंड टॉर्सनल स्ट्रेन, जो फुली इक्लिप्स कन्फर्मर होता है वो मोस्ट अनस्टेबल होता है, और जो एंटी स्टैगर्ड कन्फर्मर होता है बिकॉज वहां पर जो सिमिलर एटम्स और ग्रुप्स हैं फ्रंट एंड रियर कार्बन एटम के ऊपर, वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर होने के कारण उनके बीच में रिपल्शन सबसे कम है, वेदर इट इज टॉर्सनल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन कम है, इसलिए एंटी स्टैगर्ड जो कन्फर्मर है वो मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर की कैटेगरी में जाता है। इट हैज लीस्ट पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू। ओके, तो ये तुमने सभी ने मेरे उस लेक्चर में ढंग से समझा है। लेकिन हमने वहां पर कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स को डिस्कस किया जहां इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो स्टैगर्ड में एंटी स्टैगर्ड कन्फर्मर है उसकी स्टेबिलिटी लिटिल बिट डिक्रीज कर जाती है एज कंपेयर टू स्क्यू और गॉश स्टैगर्ड कन्फर्मर। तो हमने जैसे एग्जांपल लिया 2-फ्लोरो-इथेनॉल मॉलिक्यूल का या ग्लाइकॉल मॉलिक्यूल का, इथेन 1,2-डायोल दैट इज ग्लाइकॉल मॉलिक्यूल। तो वो सारे पॉइंट्स तुमको हमेशा क्लियर होने चाहिए। हर साल एक प्रॉब्लम जेई में या नीट में देखने को मिल रही है, कन्फर्मर्स में है। ओके, अब जैसा मैंने तुमको लास्ट लेक्चर में वहां पे कन्फर्मर्स में जो कुछ टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉर्सनल स्ट्रेन एंड स्टेरिक स्ट्रेन, ये तो मैंने आपको वहां पर बता दिया था। आज हम सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मर्स पर जाने से पहले एक टर्म यहां पर और ऐड करेंगे अपनी नॉलेज में, वो है एंगल स्ट्रेन। क्या? एंगल स्ट्रेन। तो जरा समझिए इसको। तो मैंने यहां पर कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन को मेंशन किया है, आप सभी अपनी कॉपी में इसको यहां पर मेंशन करिए। और मैंने यहां पर मेंशन किया कि साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मर्स पर जाने से पहले वी हैव टू नो अबाउट वेरियस स्ट्रेन। जो डिफरेंट टाइप के स्ट्रेन हैं उनको सबसे पहले डिस्कस करना यहां पर जरूरी है। टॉर्सनल स्ट्रेन की डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी मेरे उस लास्ट लेक्चर में भी बता दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो मेरे थंब हैं, इसको मान लीजिए कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, इनके बीच में अगर ये ऐसे क्लोजली यहां पर आते हैं, इक्लिप्स अरेंजमेंट बनाते हैं, तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स रिपल्शन के कारण जो स्ट्रेन जनरेट होता है इट इज टॉर्सनल स्ट्रेन। यहां पर जो डाइहेड्रल एंगल की वैल्यू है वो 0 डिग्री की हो रही है। क्या हो रही है? 0 डिग्री की। दैट्स व्हाई मैक्सिमम रिपल्शन टेक्स प्लेस बिटवीन दीज टू सब्स्टिट्यूएंट्स और ग्रुप्स। तो ये टॉर्सनल स्ट्रेन की डेफिनेशन है। It is caused by repulsion of the bonding electrons of one substituent with bonding electrons of nearby substituent. Okay? तो ये आपकी कॉपी में ऑलरेडी आपने लास्ट लेक्चर में मेंशन किया होगा, आप चाहें तो इसको फिर यहां पर डिक्टेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्टेरिक स्ट्रेन। ऑब्वियसली जब ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्लोज आएंगे तो यहां पर जो ग्रुप्स बैठे हुए हैं इस थंब के ऊपर और ऐसे इस थंब के ऊपर, तो ये अगर बल्की ग्रुप्स हैं, ऑब्वियसली अगर हेलोजन एटम्स हैं, मिथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, तो स्टेरिक स्ट्रेन भी जनरेट होगा जो साइज के कारण जनरेट होता है। तो ये मैंने स्टेरिक स्ट्रेन की डेफिनेशन यहां पे लिख रखी है। इट इज कॉज्ड बाय एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स अप्रोचिंग ईच अदर टू क्लोजली। मतलब जो भी एटम्स और ग्रुप्स एक दूसरे के बहुत क्लोजली यहां पर अप्रोच कर रहे हैं, उनके साइज के कारण जो रिपल्शन होता है दैट इज स्टेरिक स्ट्रेन। तो यही मैंने यहां पर मेंशन किया है, स्ट्रेन ड्यू टू बल्की साइज ऑफ एटम्स और ग्रुप्स। तो ये भी आप अपनी कॉपी में ढंग से डिक्टेट कर लीजिए। नाउ थर्ड वन, एंगल स्ट्रेन। ये एंगल स्ट्रेन को समझने के लिए एक साइंटिस्ट जिनका नाम बेयर है, बेयर स्ट्रेन थ्योरी को हम यहां पर समझते हैं। बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी। बेयर का ये जो स्ट्रेन थ्योरी है ये क्या है? जैसे मैं यहां पे दो टर्म्स यूज करूंगा, एक तो मैं यहां पे लिखूंगा NBA,
नॉर्मल बॉन्ड एंगल, और दूसरा OBA, ऑब्जर्व्ड बॉन्ड एंगल। जैसे अगर हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की बात करते हैं टेट्राहेड्रल, तो इसका मतलब बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट के होते हैं। जैसे मीथेन मॉलिक्यूल, ये देखिए, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है और ऑल बॉन्ड एंगल्स आर ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट। तो वेयर एवर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इज प्रेजेंट, देन डेफिनेटली वहां 109 डिग्री 28 मिनट का जो बॉन्ड एंगल है, जिसको हम बोल रहे हैं नॉर्मल बॉन्ड एंगल, वो होना चाहिए। नाउ अगर मैं रिंग्स लेता हूं, जैसे सपोज हम यहां पे साइक्लोप्रोपेन रिंग लेते हैं, साइक्लोप्रोपेन, तो साइक्लोप्रोपेन में ऑल कार्बन एटम्स आर इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। इसका मतलब वन वुड थिंक कि यहां पर जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होगा फॉर ऑल कार्बन एटम्स। लेकिन ये जितने भी बॉन्ड एंगल्स यहां पर हैं इस साइक्लोप्रोपेन रिंग में, ये सारे 60 डिग्री के हैं। इट मींस जो ऑब्जर्व बॉन्ड एंगल है वो यहां पर 60 डिग्री के हैं। तो देखिए, नॉर्मल बॉन्ड एंगल के रेस्पेक्ट में डेविएशन हो गया। ये जो डेविएशन है, डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल बॉन्ड एंगल, बेयर ने इसी को एंगल स्ट्रेन डिफाइन किया है, एंगल स्ट्रेन। और एंगल स्ट्रेन को हम इस सिंबल थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। थीटा जब भी तुम कैलकुलेट करोगे तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, इट इज इक्वल टू 1/2, ये एंगल स्ट्रेन है, इट इज एंगल स्ट्रेन, और ये इक्वल होगा जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल मतलब 109 डिग्री 28 मिनट है माइनस ऑब्जर्व बॉन्ड एंगल के। ये देखिए, तो यहां अगर साइक्लोप्रोपेन रिंग को ही देखा जाए तो साइक्लोप्रोपेन रिंग में 109 डिग्री 28 मिनट में से जब आप 60 डिग्री बॉन्ड एंगल को सब्ट्रैक्ट करोगे और डिवाइड बाय 2 करोगे तो यहां पर आपको जो एंगल स्ट्रेन मिलेगा वो यहां पर थीटा होगा। तो यहां पर एक बहुत बड़ा डेविएशन है फ्रॉम नॉर्मल बॉन्ड एंगल। ओके, तो अकॉर्डिंग टू बेयर एज डेविएशन फ्रॉम normal bond angle increases in a given cyclic molecule, angle strain increases, angle strain increases, which decrease stability of given molecule। ओके स्टूडेंट, इसका मतलब यह हुआ कि जो साइक्लोप्रोपेन रिंग है वो हाईली अनस्टेबल रिंग है, हाईली अनस्टेबल रिंग। तो ये आपको हमेशा क्लियर होना चाहिए। नाउ साइक्लोप्रोपेन एज वेल एज वी हैव साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, इनको भी हम यहां पर डिटेक्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एंगल स्ट्रेन की जो मैंने यहां पे डेफिनेशन मेंशन करी है वो यहां पर मैंने लिखा है, इट रिजल्ट्स व्हेन द बॉन्ड एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल डिजायर्ड टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट। जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट, उसके रेस्पेक्ट में अगर हमको डेविएशन मिलता है, मतलब स्लाइटली प्लस में मिलती है वैल्यू, तो वो है एंगल स्ट्रेन। और इसको एक्सप्लेन करने का क्रेडिट साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर बेयर को जाता है, इसलिए हम इसको बेयर स्ट्रेन थ्योरी भी बोलते हैं। ओके, तो मैं कुछ और रिंग्स के ऊपर इसको अप्लाई करके बताता हूं। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे इसकी जगह
वी हैव साइक्लोब्यूटेन। ये साइक्लोब्यूटेन रिंग है। ऑल कार्बन एटम्स आर इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, बट जो बॉन्ड एंगल है, ऑब्जर्व बॉन्ड एंगल, वो सारे 90 डिग्री के हैं। तो इसका मतलब यहां जो ऑब्जर्व बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए था, 109 डिग्री 28 मिनट। तो अगर मैं यहां एंगल स्ट्रेन कैलकुलेट करता हूं, विच इज थीटा, इट इज इक्वल टू 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 90 डिग्री, तो ये आपको एंगल स्ट्रेन या डेविएशन शो करेगा। इसकी जगह वी हैव साइक्लोपेंटेन रिंग। तो साइक्लोपेंटेन रिंग, इसके अंदर होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल, सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, बट यहां 108 डिग्री के बॉन्ड एंगल्स हैं। ओके, तो ऑब्जर्व बॉन्ड एंगल 108 डिग्री है। इट मींस एंगल स्ट्रेन जो हमने थीटा से रिप्रेजेंट कर रखा है, इट इज इक्वल टू 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 108 डिग्री। ये देखिए, तो यहां वैल्यू अभी हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव आ रही है और जो एंगल स्ट्रेन है वो कम होता जा रहा है। सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेन साइक्लोप्रोपेन रिंग में है, फिर साइक्लोब्यूटेन में है, फिर साइक्लोपेंटेन में है। तो यहां मिनिमम स्ट्रेन है, मिनिमम स्ट्रेन। अब आ जाइए, अगर मैं इसकी जगह साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल को देखता हूं, ये देखिए, ये साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल है। साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल, इसके अंदर अगेन sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, लेकिन जो बॉन्ड एंगल यहां पर ऑब्जर्व है वो 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल है, 120 डिग्री। ये देखिए, इट मींस जब मैं यहां एंगल स्ट्रेन कैलकुलेट करूंगा, विच इज थीटा, इट इज इक्वल टू 1/2 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 120 डिग्री, व्हाट वी विल फाइंड, आंसर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव स्ट्रेन। ओके, अब ये जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है स्ट्रेन की, ये बेयर का प्रपोजल नहीं है। मतलब जो बेयर स्ट्रेन थ्योरी है वो 3 मेंबर्ड रिंग, 4 मेंबर्ड रिंग एंड 5 मेंबर्ड रिंग तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहती है। 6 मेंबर्ड रिंग में नेगेटिव स्ट्रेन आने के कारण हम ये यहां पर कंफर्म करते हैं कि बेयर स्ट्रेन थ्योरी 6 मेंबर्ड रिंग के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो फिर 6 मेंबर्ड रिंग मोर स्टेबल हुआ या 5 मेंबर्ड रिंग? तो देखिए, ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू बेयर जो मिनिमम स्ट्रेन है वो तो 5 मेंबर्ड रिंग में, बट इट इज नॉट सो सिमेट्रिकल। 6 मेंबर्ड रिंग सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल है, मैक्सिमम सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ ऑल एटम्स। और आपको जब मैं डीएल नॉमेनक्लेचर बता रहा था, आरएस नॉमेनक्लेचर बता रहा था, उसमें भी मैंने आपको यहां पर बताया था क्या कि नेचर में सबसे ज्यादा जो साइक्लिक कंपाउंड्स मिले हैं उसमें 6 मेंबर्ड रिंग वाले कंपाउंड्स मिले हैं, जिससे भी ये केमिस्ट ने कंक्लूड कर रखा है कि जो 6 मेंबर्ड रिंग होती हैं वो सबसे ज्यादा फेवरेबल और सबसे ज्यादा स्टेबल रिंग होती हैं। तो यहां स्ट्रेन नेगेटिव है, बट ये मोस्ट स्टेबल रिंग है। आपको एक्सप्लेन करना है बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ ऑल कार्बन एटम्स। यहां पर ऑब्जर्व बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का है। ओके, तो मैं यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा। बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी is applicable only on 3 or 4 or 5 membered rings. Okay, not on 6 membered ring.
सिक्स मेंबर रिंग को हम सबसे ज्यादा स्टेबल यहां पर इसलिए डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल रिंग है, मैक्सिमम जो कार्बन एटम्स हैं उनका सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है। तो ये बेयर स्ट्रेन थ्योरी हमेशा हम फॉलो करेंगे। आपको याद होगा स्टूडेंट, जब हम कार्बोकेटाइंस पढ़ रहे थे वहां पर 11th स्टैंडर्ड में मैंने एक पॉइंट आपको वहां पर छोड़ दिया था कि हम इसको 12th क्लास में स्टडी करेंगे, वो है रिंग एक्सपेंशन। तो रिंग एक्सपेंशन भी इसलिए ही होता है टू डिक्रीज एंगल स्ट्रेन, टू इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ गिवन रिंग। मैं आपको आगे अब उसको भी बताऊंगा, तो ढंग से ये आप अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लीजिए। इसका मतलब अब जब मैं 6 मेंबर रिंग के आगे 7 मेंबर पर जाऊंगा, 8 मेंबर रिंग पर जाऊंगा, तो ऑब्वियसली ये जो एंगल स्ट्रेन की वैल्यू है ये नेगेटिव होती जाएगी। तो इसलिए जो बेयर का स्ट्रेन थ्योरी है वो 6 मेंबर रिंग ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल ही नहीं है, इवन 6 मेंबर रिंग पर भी एप्लीकेबल नहीं है, जैसा अभी हमने यहां पर डिस्कस किया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हमेशा हमारा फोकस 6 मेंबर रिंग के ऊपर होगा। इट इज मोस्ट स्टेबल रिंग। नाउ ये जो 6 मेंबर रिंग में अभी हमने ऑब्जर्व बॉन्ड एंगल को प्रपोज किया 120 डिग्री। यहां पर 1918 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था मोहर, उन्होंने यह प्रपोज किया कि अगर मैं साइक्लोहेक्सेन का ये जो मैंने अरेंजमेंट बनाया है इसकी जगह चेयर कन्फॉर्मर ड्रॉ करता हूं, चेयर अरेंजमेंट ड्रॉ करता हूं, तो वहां जो 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल इस अरेंजमेंट में है, वहां वो बॉन्ड एंगल 111 डिग्री ही रह जाते हैं। कितने रह जाते हैं? 111 डिग्री, जो मोर क्लोजर हो गए 109 डिग्री 28 मिनट के। इसलिए मोहर ने प्रपोज किया कि चेयर कन्फर्मर मोर स्टेबल अरेंजमेंट होगा साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल का एज कंपेयर टू दिस साइक्लिक अरेंजमेंट ऑफ साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल। ओके, तो वो अब हम ड्रॉ करेंगे जो हमारा टॉपिक है कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो ये सबसे पहले अपनी कॉपी में ढंग से डिक्टेट कर लीजिए। हाँ स्टूडेंट्स, अब मैं जो कन्फर्मर्स हैं साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल के, चेयर कन्फर्मर और बोर्ड कन्फर्मर, मोहर की थ्योरी के अकॉर्डिंग उसको आपके साथ यहां पर डिस्कस करूंगा। अभी हमने जो बेयर का स्ट्रेन थ्योरी डिस्कस कर लिया है, तो वो हम हमेशा अब फॉलो करा करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ओके, तो यहां पर मैंने की पॉइंट्स में मेंशन किया है, द साइक्लिक कंपाउंड्स मोस्ट कॉमनली फाउंड इन नेचर कंटेन 6 मेंबर्ड रिंग्स। ये आपको अभी मैंने बताया भी कि मैक्सिमम केसेस में जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो 6 मेंबर्ड रिंग के केस में ऑब्टेन होते हैं, क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करती है। सारे बॉन्ड एंगल वहां पर 120 डिग्री के ऑब्जर्व हैं। नाउ 1918 में मोहर ने सजेस्ट किया कि ये जो नॉर्मल मॉलिक्यूल है साइक्लोहेक्सेन का, इन विच ऑल बॉन्ड एंगल्स आर ऑफ 120 डिग्री, इससे भी बेटर अरेंजमेंट चेयर कन्फर्मर है साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल का। ये चेयर कन्फर्मर होता कैसे है, इसको सिंप्लिसिटी के लिए आप ऐसे समझिए, पहले 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं हम। देखिए ये मैं 2 पैरेलल लाइन यहां पे ड्रॉ कर दिया हूं, ये देखिए 2 पैरेलल लाइन, और फिर इंग्लिश का अल्फाबेट जो V होता है ना, V में एक स्टिक को ऐसे हम बड़ा कर देते हैं और एक को थोड़ा छोटा कर देते हैं, तो ये इंग्लिश का अल्फाबेट V हो गया। अब इसको इन्वर्ट कर दीजिए, जैसे आप इसको इन्वर्ट करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। देखिए नाउ हाउ इट इज चेयर, ये चेयर कैसे है, तो देखिए ये जो चेयर का एरिया है, ये वाला यहां से यहां तक, ये एरिया जहां पर हम बैठते हैं, सिटिंग करते हैं, वो आप अज्यूम करिए, एंड ये जो एरिया है, ये जहां पे हम रेस्ट करते हैं चेयर के ऊपर, बैक पोर्शन, वो एरिया है। तो अब आपको ये थोड़ा सा फीलिंग आ रही होगी कि हाँ सर ये चेयर कन्फर्मर दिख रहा है। ओके, तो ये चेयर कन्फर्मर है। नाउ मोहर ने ऐसा क्यों सजेस्ट किया? ऑल बॉन्ड एंगल, ये सारे बॉन्ड एंगल ये 111 डिग्री के हैं। इट मींस मोर क्लोजर टू 109 डिग्री 28 मिनट। सारे बॉन्ड एंगल 111 डिग्री के हैं, जो 109 डिग्री 28 मिनट के मोर क्लोजर हो गए। इसका मतलब लेस डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल बॉन्ड एंगल, हेंस इट इज मोर ऑथेंटिक एंड मोर करेक्ट अरेंजमेंट एज प्रपोज्ड बाय मोहर
as compared to normal molecule of cyclohexane in which all bond angles are of 120 degree. तो यही मैंने स्टूडेंट यहां पर मेंशन किया है, चेयर कन्फर्मर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तो तुम जब भी ड्रॉ करो चेयर कन्फर्मर को, हमेशा इसी प्रैक्टिस के साथ ड्रॉ करना। और यहां मैंने मेंशन कर दिया है ऑल बॉन्ड एंगल्स आर 111 डिग्री which is very close to the tetrahedral bond angle 109 degree 28 minute and all adjacent carbon hydrogen bonds are staggered। सारे जो adjacent carbon hydrogen bonds हैं वो staggered है। यहां आप देखिए 6 कार्बन एटम्स आपको दिख रहे हैं, इट इज 1 2 3 4 5 6। नाउ ये जो हाइड्रोजन एटम्स का मैंने अरेंजमेंट यहां पे ड्रॉ किया है, इसको भी मैं थोड़ा सा आपको और यहां पे एक्सप्लोर करना चाहूंगा, सो दैट कि हम आगे प्रेडिक्ट करने में कि किस टाइप के जो साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट है वो मोर स्टेबल होंगे और किस टाइप के जो अरेंजमेंट है वो लेस स्टेबल होंगे, हमको हेल्प मिल सकेगी। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे सबसे पहले यहां पर साइक्लोहेक्सेन का जो चेयर कन्फर्मर है उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझिए। मान लेता हूं ये चेयर है ना, और हम इसको ये जो एज है इससे व्यू कर रहे हैं। अब जब आप इसको इस एज से व्यू कर रहे हो तो एज से व्यू करने पर जितने भी बॉन्ड्स आपको इस कार्बन के पैरेलल दिख रहे हैं, लाइक ये बॉन्ड ये पैरेलल है, ये बॉन्ड ये पैरेलल है, ये बॉन्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है। क्या है? इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। एंड जितने भी बॉन्ड्स इस चेयर के अबव और बिलो द प्लेन में हैं, जैसे ये बॉन्ड, ये इसको बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। सिमिलरली ये बॉन्ड ये एक्सियल बॉन्ड है। अब दूसरी पॉइंट इसको समझिए जरा, देखिए हर कार्बन के ऊपर, जैसे अभी ये जो पेज है इसके अंदर सिर्फ 4 कॉर्नर्स हैं, हमारा जो साइक्लोहेक्सेन का मॉलिक्यूल है वहां पे 6 कॉर्नर्स हैं। नाउ 4 कॉर्नर से यहां पर हम समझने की कोशिश करते हैं, हर कार्बन एटम के ऊपर एक जो बॉन्ड है वो हमेशा एक्सियल बॉन्ड होगा और जो दूसरा बॉन्ड है वो हमेशा इक्वेटोरियल बॉन्ड होगा। जब भी मैं इसको एस से व्यू करूंगा ये हमको हमेशा ऐसे ही बॉन्ड्स विजिबल होंगे। तो ये जैसे एक्सियल बॉन्ड और ये इक्वेटोरियल बॉन्ड। ओके, नाउ एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी मैं इसको एस से व्यू करूंगा एक बॉन्ड हमेशा आपके पास आएगा और दूसरा बॉन्ड उसी कार्बन एटम के ऊपर आपसे दूर जाएगा। इसको ऐसे समझिए जैसे आप वहां से व्यू कर रहे हैं। ओके, ये जो बॉन्ड है ये वाला, ये आपके क्लोज है और इसी कार्बन के ऊपर ये जो दूसरा बॉन्ड है ये इस कार्बन एटम्स के पैरेलल है लेकिन आपसे दूर है। ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है अवे फ्रॉम यू और ये एक्सियल बॉन्ड है टुवर्ड्स यू। क्लियर हो गया सभी को? अब आइए ये पीछे वाले कॉर्नर को देखते हैं। पीछे वाले कॉर्नर में ये जो बॉन्ड है ये आपसे दूर है, इट इज अवे फ्रॉम यू, लेकिन इसी के ऊपर जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है वो ऐसे है, ये देखिए इट इज टुवर्ड्स यू। क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट को? ऐसे ही आप यहां आ जाइए, यहां पे ये फिर एक्सियल बॉन्ड है, इट इज टुवर्ड्स यू, ये आपकी तरफ है, और यहां पर जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है इट इज अवे फ्रॉम यू, ये बैक बॉन्ड है और ये फ्रंट बॉन्ड है। तो मैं अब जो साइक्लोहेक्सेन का चेयर कन्फर्मर ड्रॉ करूंगा उसमें हर बॉन्ड को एक्सियल एंड इक्वेटोरियल मेंशन करूंगा। तो एक्सियल बॉन्ड क्या होंगे? जो इस चेयर कन्फर्मर में 6 कार्बन एटम के परपेंडिकुलर है, और इक्वेटोरियल बॉन्ड्स क्या होंगे? जो यहां पर 6 कार्बन एटम्स के पैरेलल हैं, मतलब उसी प्लेन में है जहां पर 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। ऐसे ही ये जो कॉर्नर है इस पे देखिए, ये आपसे दूर हो गया बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड है, अवे फ्रॉम यू, इसका मतलब ये बैक बॉन्ड है। और ऐसे ही जो इक्वेटोरियल बॉन्ड यहां पर होगा वो ऐसे होगा, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड ये आपके क्लोज आ रहा है, इसका मतलब ये फ्रंट बॉन्ड हो गया इस कार्बन एटम के ऊपर। तो सभी स्टूडेंट को क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ तो वापस वीडियो को यहां पर पॉज करके बैठ जाइए और वापस मेरे इन सारे डायलॉग्स को समझिए। अब मैं इसको बोर्ड पर ड्रॉ करता हूं। तो देखिए सबसे पहले जो मैंने आपको वहां पर ट्रिक बताया था, हम ये ऐसे पैरेलल बॉन्ड बनाते हैं, ये हमने पैरेलल बॉन्ड बना दिए और इन्वर्ट वी बना दिया, ये इन्वर्ट वी। अब यहां ऐसे मैं इसको शो करूंगा, देखिए
ये देखिए, अब मैं यहां पर एक्सियल एंड इक्वेटोरियल मेंशन करता हूं। ये जो बॉन्ड है, अगर हम इसको व्यू कर रहे हैं एस से, व्हेन साइक्लोहेक्सेन चेयर कन्फर्मर viewed from an edge। तो स्टूडेंट, अब आप इसको कैसे हाईलाइट करेंगे? यहां पर देखिए, ये एक्सियल बॉन्ड है और इसको मैं एफ से रिप्रेजेंट करूंगा। इसका मतलब एक्सियल फ्रंट बॉन्ड है, ये एक्सियल फ्रंट बॉन्ड। ऐसे ही इसी कार्बन के ऊपर जो नेक्स्ट बॉन्ड है वो इक्वेटोरियल है, जो हमसे दूर जा रहा है बैक बॉन्ड। ये देखिए, इक्वेटोरियल बैक बॉन्ड। अब आइए ये वाले कार्बन के ऊपर, यहां ये जो बॉन्ड है, ये साइक्लोहेक्सेन के जो यहां पर चेयर कन्फर्मर में 6 कार्बन एटम है, उनके पैरेलल है, इट इज इक्वेटोरियल, और हम इसको बोल सकते हैं फ्रंट बॉन्ड, बिकॉज ये हमारी तरफ आ रहा है, टुवर्ड्स अस, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। और ये एक्सियल बॉन्ड है, ये हमसे दूर जा रहा है, ये बैक हो जाएगा। ये देखिए, ऐसे ही इस कार्बन के ऊपर आइए, ये इक्वेटोरियल है, बैक बॉन्ड है, और ये एक्सियल बॉन्ड है, फ्रंट बॉन्ड है। ऐसे ही आप इस कार्बन के ऊपर आइए, ये एक्सियल बॉन्ड है, बैक बॉन्ड है, और ऐसे ही यहां ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ये फ्रंट बॉन्ड है। ये देखिए, ओके। और ऐसे ही अगर हम यहां मेंशन करेंगे तो ये फिर वही इक्वेटोरियल है, बैक बॉन्ड है, और यहां ये एक्सियल है, फ्रंट बॉन्ड है। तो हर कार्बन के ऊपर वन इज इक्वेटोरियल बॉन्ड, अदर इज एक्सियल बॉन्ड, वन बॉन्ड टुवर्ड्स यू एंड वन बॉन्ड अवे फ्रॉम यू ऑन दैट कार्बन। ऐसे ही अगर हम यहां देखेंगे तो ये इक्वेटोरियल है, फ्रंट है, और ऐसे ही ये इस कार्बन के ऊपर जो दूसरा बॉन्ड है, ये एक्सियल बॉन्ड है, बैक है। ये देखिए, क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट को? नाउ ये जो मैंने यहां पर सारे बॉन्ड्स रिप्रेजेंट किए हैं, हम अगर यहां पर रिंग फ्लिप करते हैं, अब आप बोलेंगे कि सर ये रिंग फ्लिप क्या होता है? तो देखिए, रिंग फ्लिप का मतलब कुछ आप इसको ऐसे समझिए कि साइक्लोहेक्सेन का जो चेयर कन्फर्मर अरेंजमेंट है, इसके अंदर अगर मैं इस कार्बन को, ये जो कार्बन है, और इस कार्बन को बोर्ड के प्लेन में ही यहां पर रोटेट कर देता हूं, क्या कर देता हूं? रोटेट कर देता हूं, तो रोटेशन से ये बॉन्ड तो ऊपर चले जाएंगे ऐसे, और ये सारे बॉन्ड नीचे आ जाएंगे। ये देखिए, और ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल में जो चेयर कन्फर्मर होता है, उसमें 1 सेकेंड के अंदर ऐसे बहुत सारे रिंग फ्लिप होते रहते हैं और एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, जो मैं वहां ड्रॉ करूंगा। एक पॉइंट यहां पर नोटिसेबल है, क्या? ड्यूरिंग वन रिंग फ्लिप जितने भी एक्सियल बॉन्ड्स हैं वो सारे दूसरे चेयर कन्फर्मर में इक्वेटोरियल पोजीशन पे चले जाते हैं, और जितने भी इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं वो सारे दूसरे चेयर कन्फर्मर में एक्सियल बॉन्ड्स पर चले जाते हैं। ओके, तो ये रिंग फ्लिप का कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले यहां पर जो मैंने आपको समझाया उसको मैंने मेंशन भी कर दिया है। हियर द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स पॉइंट आउटवर्ड फ्रॉम द रिंग। इफ द एक्सियल बॉन्ड इज अप, the equatorial bond on the same carbon is below the plane perpendicular to the bottom of the axial bond। इसका मीनिंग सिंपली आप ऐसे याद रख सकते हैं, क्या? कि यहां पर जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं, अगर मैं उनको 6 कार्बन एटम के प्लेन में ड्रॉ करता हूं, तो जो एक्सियल बॉन्ड्स हैं वो उस प्लेन के या तो बॉटम में होंगे, नीचे होंगे, या उस प्लेन के ऊपर होंगे। ओके, अब हम रिंग फ्लिप के कॉन्सेप्ट को यहां पर मेंशन करेंगे। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे सबसे पहले रिंग फ्लिप को आप अपनी कॉपी में मेंशन कर लीजिए। एज अ रिजल्ट ऑफ ईज ऑफ रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। जैसे हम ऑलरेडी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में डिस्कस करके आए हैं,
कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें रोटेशन अलाउ होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में रोटेशन अलाउ नहीं है। तो बिकॉज ऑफ दिस सिंगल बॉन्ड अलाउड रोटेशन, कन्फर्मर्स जो हमने अभी इथेन मॉलिक्यूल के या 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन मॉलिक्यूल के ड्रॉ किए, वहां पर भी हमने जो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूलास को डिस्कस किया था उसमें भी हमने ये डिस्कस किया कि सिंगल बॉन्ड में हमेशा रोटेशन अलाउ है। तो बिकॉज ऑफ दिस ईज ऑफ रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहां हम साइक्लोहेक्सेन का एक जो चेयर कन्फर्मर है उसको बहुत इजीली दूसरे चेयर कन्फर्मर में ड्रॉ कर सकते हैं। तो यही मैंने यहां पे मेंशन किया है, साइक्लोहेक्सेन रैपिडली इंटर कन्वर्ट्स बिटवीन टू स्टेबल चेयर कन्फर्मेशंस। ओके, दिस इंटर कन्वर्जन इज नोन एज रिंग फ्लिप। और जैसा भी आपको मैंने बताया, पर सेकंड रूम टेम्परेचर पर ऐसे 1000 से ज्यादा रिंग फ्लिप्स हो सकते हैं जिसमें एक चेयर कन्फर्मर दूसरे चेयर कन्फर्मर में कन्वर्ट हो सकता है। तो देखिए, ये जो मैंने यहां पे चेयर कन्फर्मर ड्रॉ किया है वो मैंने यहां पे अभी ड्रॉ कर रखा था, है ना। जैसे इस कार्बन को देखिए, ये एक्सियल बॉन्ड बैक बॉन्ड, यहां बी को हम बैक बॉन्ड बोल रहे हैं, जिसका मतलब है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। और ऐसे ही एफ को हम फ्रंट बॉन्ड बोल रहे हैं, जिसका मतलब है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। ओके, तो देखिए हर कार्बन के ऊपर एक्सियल एंड इक्वेटोरियल बॉन्ड, बैक एंड फ्रंट बॉन्ड। तो जैसे यहां इक्वेटोरियल फ्रंट, देखिए ये मैंने यहां लिखा हुआ है, ऐसे इस कार्बन पर इक्वेटोरियल बैक ये वाला, एक्सियल फ्रंट ये वाला। अब सभी में यहां जो मैंने मेंशन किया था वही मैंने यहां पर लिखा हुआ है। अब आपको मैंने क्या एक्सप्लेन किया कि हमने बोर्ड के ही प्लेन में बिकॉज ऑफ अलाउड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, ये कार्बन को तो मैं ऊपर ले गया और ये जो कार्बन है इसको मैं ऐसे नीचे ले आया, रोटेशन कर दिया। तो होगा क्या, जितने भी बॉन्ड एक्सियल पोजीशन पर है वो सब इक्वेटोरियल पर आ जाएंगे। जैसे ये जो कार्बन है, अब अगर यहां आएगा तो आप इसको ऐसे समझिए कि ये एक्सियल पोजीशन पे जो बॉन्ड है वो इक्वेटोरियल पे, मींस यहां आ जाएगा, और जो इक्वेटोरियल वाला है वो एक्सियल पे आ जाएगा। तो देखिए ये रोटेशन करने के बाद ऐसा हो गया। यहां इसको देखिए, ये वाला कार्बन, आप इसको अगर नंबरिंग करेंगे तो और बेटर क्लियर होगा। जैसे इसको हम ऐसे नंबरिंग कर देते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ओके, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है यहां। तो आपको और क्लियर होगा। जैसे अगर मैं यहां अब रिंग फ्लिप करता हूं, तो रिंग फ्लिप का मतलब है कि ये जो एटम नंबर 4 है ये मैं ऐसे ऊपर लेके जा रहा हूं, और जो एटम नंबर 1 है ये मैं इसको ऐसे नीचे लेके जा रहा हूं। ओके, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो 4th एटम है हमने इसको बिकॉज ऑफ अलाउड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये हमने ऐसे ट्विस्ट करके ऊपर लिया है, और जो एटम नंबर 1 है उसको ऐसे ट्विस्ट करके नीचे लिया है। तो अब देखिए होगा क्या, ये जो चेयर कन्फर्मर बना है, सेकंड चेयर कन्फर्मर, वहां एटम नंबर 1, बेटर होगा कि हम वहां पर मार्क कर लेते हैं, ये एटम नंबर 1 अब यहां है, ये देखिए दिस इज एटम नंबर 1, एंड जो एटम नंबर 2 है वो यहां है, दिस इज एटम नंबर 2। सिमिलरली ये एटम नंबर 3 है, ये एटम नंबर 4 है, ये एटम नंबर 5 है, और ये एटम नंबर 6 है। ओके, तो ये जो पॉइंट है ये हमको यहां पर क्लियर होना चाहिए कि जब हम रिंग फ्लिप करते हैं तो ड्यूरिंग रिंग फ्लिप जो एटम 4 और एटम 1 का अरेंजमेंट नेक्स्ट चेयर कन्फर्मर हमको मिलेगा उसमें कैसा होगा। इसलिए बेटर होगा कि हम हमेशा यहां पर नंबरिंग कर लें, तो हमको क्लियर समझ में आएगा कि 1 2 3 4 5 और 6 जितने भी चेयर कन्फर्मर में ऑल 6 कार्बन एटम्स थे उनका अरेंजमेंट अब कैसा हो गया है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी हम रिंग फ्लिप करते हैं तो जितने भी एक्सियल बॉन्ड्स हैं चेयर कन्फर्मर, एक चेयर कन्फर्मर पर प्रेजेंट एक्सियल, हम उसको बोल सकते हैं कि वो अगर फ्रंट साइड में थे तो अब जो नेक्स्ट चेयर कन्फर्मर बनेगा वो सारे एक्सियल बॉन्ड
नेक्स्ट चेयर कन्फर्मर में इक्वेटोरियल बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे आप इसको देखिए, फर्स्ट पर जो एक्सियल बॉन्ड है बैक साइड में, वो अब फर्स्ट कार्बन पर इस सेकंड चेयर कन्फर्मर में इक्वेटोरियल पोजीशन पर प्लेस है। ये देखिए एक्सियल और अब ये बैक साइड में है। और सिमिलरली इसी कार्बन नंबर 1 पर जो इक्वेटोरियल बॉन्ड फ्रंट बॉन्ड था, वो अब एक्सियल पोजीशन पर प्रेजेंट है, वो इक्वेटोरियल फ्रंट साइड में प्रेजेंट है। अब आप किसी भी कार्बन पर चेक करिए, सब में ऐसा ही हो गया। जैसे अगर मैं इसकी जगह कार्बन नंबर 2 देखता हूं, तो कार्बन नंबर 2 में ये एक्सियल बॉन्ड फ्रंट, तो जो सेकंड चेयर कन्फर्मर अब बना है ड्यूरिंग रिंग फ्लिप, उसमें ये बॉन्ड इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट है। ये देखिए, ये इक्वेटोरियल पोजीशन, एक्सियल वाला बॉन्ड अब इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट है। इट मींस ड्यूरिंग रिंग फ्लिप ऑल एक्सियल बॉन्ड्स ऑन वन चेयर कन्फर्मर become equatorial in second chair conformer after ring flip, और similarly same is true for all equatorial bonds। सारे इक्वेटोरियल जो बॉन्ड्स होंगे एक चेयर कन्फर्मर में, वो रिंग फ्लिप के बाद दूसरे चेयर कन्फर्मर में एक्सियल बॉन्ड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले इसको अपनी कॉपी में ढंग से और केयरफुली डिक्टेट करिए। यहां पर आप देख रहे हैं कि मैंने एक रिवर्सिबल का साइन बना रखा है, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम है। ये जो चेयर कन्फर्मर है, ये उस चेयर कन्फर्मर में, या वो जो चेयर कन्फर्मर है इस चेयर कन्फर्मर में फ्रीक्वेंटली कन्वर्ट होते रहते हैं। ऐसा देखा गया है कि 1 सेकंड में मोर देन 1000 टाइम्स रिंग फ्लिप हो सकता है, मोर देन 1000 टाइम्स। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, मैंने लिखा है 1015 रिंग फ्लिप्स पर सेकंड। पर सेकंड में 1015 रिंग फ्लिप्स हो सकती है। एक चेयर कन्फर्मर दूसरे चेयर कन्फर्मर में कन्वर्ट हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, यहां पर मैंने नोट में ये मेंशन कर लिया, ये आप अपनी कॉपी में डिक्टेट करोगे। व्हेन द टू चेयर कन्फर्मर्स इंटर कन्वर्ट bonds that are equatorial in one chair conformer become axial in the other chair conformer। जो आपको भी मैंने यहां पर बताया वही यहां पर मैंने डिक्टेट करा हुआ है। एंड सेम इज ट्रू फॉर एक्सियल बॉन्ड्स। सारे इक्वेटोरियल बॉन्ड एक्सियल में कन्वर्ट हो गए अदर चेयर कन्फर्मर में, और ऐसे सारे एक्सियल बॉन्ड इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो बैक साइड में थे वो फ्रंट हो जाएंगे, और जो फ्रंट साइड में थे वो सारे बैक बॉन्ड हो जाएंगे। तो ये रिंग फ्लिप का कॉन्सेप्ट है। ओके, अब ये जो हमने अभी यहां पर एक चेयर कन्फर्मर को दूसरे चेयर कन्फर्मर में यहां कन्वर्ट किया और एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश किया, तो ड्यूरिंग दिस इंटर कन्वर्जन, ड्यूरिंग दिस रिंग फ्लिप हमको कुछ ट्रांजिशन स्टेजेस मिलती हैं। क्या मिलती है? ट्रांजिशन स्टेजेस। जैसे अभी तुम केमिकल काइनेटिक्स में ये पढ़ के आए हो कि जब भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना होता है तो हमको बहुत सारे इंटरमीडिएट्स एंड ट्रांजिशन स्टेजेस मिलते हैं जिनकी एनर्जी हाई होती है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एम आई राइट और रॉन्ग? सेम कहानी यहां पर है। ये जो चेयर कन्फर्मर है ये सबसे ज्यादा स्टेबल अरेंजमेंट है साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल का, 111 डिग्री का बॉन्ड एंगल। लेकिन जब मैं रिंग फ्लिप करके एक चेयर कन्फर्मर को दूसरे चेयर कन्फर्मर में कन्वर्ट करता हूं तो हमको कुछ यहां पर क्या मिलते हैं? ट्रांजिशन स्टेजेस। तो मैं वो जो ट्रांजिशन स्टेजेस हैं उनको भी यहां पर हाईलाइट करता हूं, वहां से भी तुमको स्टूडेंट प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। ओके, तो देखते हैं जरा। हाँ बच्चों, जैसे यहां पर अब हम देखते हैं कि जब एक चेयर कन्फर्मर दूसरे चेयर कन्फर्मर में कन्वर्ट हो रहा है तो कौन कौन से ट्रांजिशन स्टेजेस हमको यहां पर मिल सकते हैं। ओके, देखिए ये मैंने यहां पे ड्रॉ किया है, ये एक चेयर कन्फर्मर है, यहां एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ओके, नाउ हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो हमने एटम नंबर इसको 1 माना है, एटम नंबर इसको 4 माना है। अभी 1 अपनी प्लेस पर फिक्स रखते हैं और जो 4th है उसको हम धीरे धीरे ऐसे ऊपर ट्विस्ट करेंगे। ये देखिए, ये 4th को हम ऊपर लेके आ रहे हैं। तो देखिए, जब तुम 4th को ऐसे ऊपर यहां पे ट्विस्ट करोगे तो ये सबसे पहले हाफ चेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज हाफ चेयर अरेंजमेंट। तो देखिए यहां ये एनर्जी इंक्रीज कर गई, सबसे ज्यादा एनर्जी ही हाफ चेयर अरेंजमेंट की है। इसका मतलब ये मोस्ट अनस्टेबल अरेंजमेंट है। ओके, अब
हम इसको ट्विस्ट करते जा रहे हैं ऐसे, ये देखिए, और इसको ट्विस्ट करते जा रहे हैं। जो एटम नंबर 1 है वो अभी यहां पर फिक्स बनाना है। तो देखिए जब इसको और ट्विस्ट करेंगे तो ये सबसे पहले ट्विस्ट बोट अरेंजमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप ये सारे पॉइंट्स पर ऐसे ये चेक कर लीजिए कि ये टोटल आपने 6 पॉइंट्स, इट मीन 6 कार्बन एटम्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो केयरफुली इसको अपनी कॉपी में ड्रॉ करिए। ये ट्विस्ट बोट अरेंजमेंट है, हाईली कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट है। ओके, तो हाफ चेयर के बाद ये ट्विस्ट बोट में कन्वर्ट होता है। ये देखिए, इट मींस ट्विस्ट बोट की एनर्जी कम है, डिक्रीज हो गई है। नाउ आपने इसको और ट्विस्ट किया तो अब ये और ट्विस्ट करने पर बोट कन्फर्मर में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए आपको बोट अरेंजमेंट दिख रहा है। ये एटम नंबर 4 अब यहां प्लेस हो गया। ये एटम नंबर 1 अभी हमने फिक्स कर रखा है यहां पे। ओके, तो ये जैसा कि हम वहां पर शो करके आए, 1 ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और यहां 6 है। तो इसका मतलब हम एक तरीके से हाफ पाथवे तक आ चुके हैं। ट्विस्ट बोट, इसका मतलब आधा रास्ता, आधा हमने पाथ ट्रेवल कर लिया है। नाउ अब मैं क्या करूंगा, जो फर्स्ट एटम है उसको ऐसे ट्विस्ट करना स्टार्ट करूंगा। ये देखिए, इसका मतलब अब जो फर्स्ट एटम है वो आपका यहां पे ट्विस्ट होना स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले जो बोट अरेंजमेंट है ये कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा ट्विस्ट बोट में। ये ट्विस्ट बोट अरेंजमेंट बनेगा और उसके बाद जो ट्विस्ट बोट अरेंजमेंट है ये वापस यहां पर हाफ चेयर में कन्वर्ट होगा। ये हाफ चेयर, ये देखिए, ये एटम 4 है और ये हमारा एटम नंबर 1 है, हाफ चेयर अरेंजमेंट। ओके, और जब मैं इसको और यहां पर अब ट्विस्ट करूंगा तो इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा चेयर कन्फर्मर में। ये हमारा एटम नंबर 1 अब बॉटम में है और ये एटम नंबर 4 है। हमने इसको 1, इसको 2, इसको 3, 4, 5 और ये 6 अरेंजमेंट नाम दिया है। ये हम वहां पर रिंग फ्लिप के बाद इसको अरेंजमेंट को ड्रॉ किए थे, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए नेक्स्ट चेयर कन्फर्मर यहां पर बन गया। ओके, क्लियर हो गया सभी स्टूडेंट को। और ये रिंग फ्लिप से हमने डायरेक्ट शो कर दिया था। क्या ये सारे अरेंजमेंट हमको एग्जामिनर कभी पूछ सकता है क्या ड्रॉ करने के लिए? नो, कभी नहीं पूछेगा आपसे। हाँ, एनर्जी लेवल या स्टेबिलिटी ऑर्डर आपसे स्टूडेंट पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये सारे पिक्चर्स को ड्रॉ किए। तो आप चाहें तो एक बार इसको अपनी कॉपी में ड्रॉ करके रख सकते हैं। अब तो आपको ये क्लियर हो गया कि सबसे ज्यादा जो स्टेबल अरेंजमेंट है वो चेयर कन्फर्मर है बिकॉज ऑफ लीस्ट एनर्जी, और सबसे ज्यादा अनस्टेबल अरेंजमेंट कौन सा है? हाफ चेयर है बिकॉज ऑफ मैक्सिमम एनर्जी। हाफ चेयर के बाद नेक्स्ट जो एनर्जी लेवल है वो बोट का है, उसके बाद ट्विस्ट बोट का है और सबसे लोअर एनर्जी पर कौन सा कन्फर्मर है? चेयर कन्फर्मर। तो मैं यहां पर ये ऑर्डर भी मेंशन कर देता हूं। अब ये जो चेयर कन्फर्मर है उसके बाद एक और कन्फर्मर की जो स्टडी की जाती है वो बोर्ड कन्फर्मर है। तो बोर्ड कन्फर्मर से रिलेटेड भी मैं कुछ पॉइंट्स यहां पर डिक्टेट कर देता हूं। देखिए, पूरी कहानी में हमारा जो इंटरेस्ट है वो चेयर कन्फर्मर क्या होता है वो समझना है। उसके बाद हमने ये जो वेरियस टाइप के ट्रांजिशन स्टेजेस बनाई हैं ये एनर्जी लेवल में कैसे हैं वो समझना है, क्योंकि यहां से आपको प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। एंड अब एक लास्ट पॉइंट मैं और हाईलाइट करूंगा कि अगर मैं सब्स्टिट्यूएंट को यहां पर चेयर कन्फर्मर में अटैच कर देता हूं तो इनकी स्टेबिलिटी पर क्या इंपैक्ट आता है, वहां से ही तुमको एग्जाम में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बस यही हमारा यहां पे टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट था साइक्लोहेक्सेन के चेयर कन्फर्मर्स में। हाँ बच्चों, जैसे यहां मैं सबसे पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ वेरियस कन्फर्मर्स मेंशन कर दिया हूं। तो इसमें हमने डिस्कस किया कि जो चेयर कन्फर्मर है वो मोस्ट स्टेबल है, आफ्टर दिस ट्विस्ट बोट भी है, फिर बोट है, और सबसे ज्यादा अनस्टेबल जो अरेंजमेंट है वो हाफ चेयर है। अगर एनर्जी के टर्म्स में आप इसको एक्सप्रेस कर रहे हो तो डेफिनेटली हाफ चेयर की जो एनर्जी है वो हाईएस्ट है और जो चेयर कन्फर्मर है उसकी एनर्जी क्या है? लोएस्ट है। ओके, तो ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए, सभी स्टूडेंट्स को मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं,
ये आपके बोर्ड सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी अभी तक हमने आइसोमेरिज्म 2 में सारे पॉइंट्स को पढ़ा है, मुझे लगता है कि बोर्ड एग्जाम में इनमें से कुछ भी नहीं पूछा जाने वाला है आपको। ये सिर्फ और सिर्फ हम जेई और नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहां पर तुमको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो कन्फर्मर्स में भी मेनली मुझे लगता है कि आपको यही देखने को मिलेगा। हमने ये क्लियर कर लिया कि चेयर कन्फर्मर क्या होता है ना। जेई में देखिए ये भी पूछा जा चुका है कि जो वेरियस टाइप के कन्फर्मर्स हैं साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल में, उनमें से कौन सा ऐसा कन्फर्मर है जो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही। जैसे आप अगर बोर्ड कन्फर्मर को देखें, इसमें क्लियरली प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है। क्या विजिबल है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऐसे ही मोर और लेस जितने भी जो डिफरेंट टाइप के यहां पे कन्फर्मर्स हैं, एक्सेप्ट ट्विस्ट बोर्ड। ट्विस्ट बोर्ड इतना कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट है कि इसके अंदर हम कभी भी यहां पर देखिए, मेरी जो ड्राइंग है उसको बनाने में थोड़ा सा हो सकता है कि एरर हो 1 2 3 4 5 6, लेकिन अगर ट्विस्ट बोर्ड का एग्जैक्ट अरेंजमेंट देखा जाए तो उसमें कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, है ना। मैं क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूं नहीं ड्राइंग बनाने में, तो इसलिए मैंने आपको यहां पे रफली जितने भी चेयर कन्फर्मर्स के और डिफरेंट ट्रांजिशन स्टेजेस हैं उनको मैंने यहां पे ड्रॉ करके बताया है। लेकिन ट्विस्ट बोर्ड ऐसा अरेंजमेंट है जहां पर कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। जैसे आप बोलेंगे कि सर मैं यहां रख दूं, है ना, तो ये एक्चुअली जो लेंथ है वो एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे कट नहीं हो रहा है, ये थोड़ा सा अलग अलग पॉइंट्स हैं यहां पर, इसलिए इसमें कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री विजिबल नहीं हो सकती। तो ट्विस्ट बोर्ड जो अरेंजमेंट है वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। Why? Because it has no plane of symmetry. इतना ज्यादा इसका कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट है, इसमें कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। ओके, क्लियर। अब एक और इंटरेस्ट का पॉइंट हमारे लिए यहां पे बोर्ड कन्फर्मर है। बोर्ड कन्फर्मर में एक छोटे से पॉइंट को मैं यहां पे हाईलाइट करना चाहूंगा। व्हाट इज दैट? देखिए, अगर तुम बोर्ड कन्फर्मर को अगेन एज से व्यू करते हो, व्यू फ्रॉम एन एज, ओके, इसको मान लीजिए कि ये जो दोनों बॉन्ड्स हैं ये ऐसे जो बोर्ड पर दिख रहे हैं उसकी जगह ऐसे हैं। ओके, तो इसका मतलब ये दोनों कार्बन आपके पास आ रहे हैं, इसलिए मैंने इसको सॉलिड वेज पे रिप्रेजेंट किया है। ओके, और ये जो दो कार्बन है ये जब आप इसको एज से व्यू कर रहे हो तो ये आपसे सबसे ज्यादा दूर जा रहे हैं, इसलिए मैंने ये सारे हाइड्रोजन एटम को डैश वेज पे रिप्रेजेंट किया है। अब ये जो बोर्ड कन्फर्मर में अरेंजमेंट होगा, जैसे इसको मैं अगर एटम 1, इसको एटम 2, इसको एटम 3, इसको एटम 4, इसको एटम 5, इसको एटम 6 यहां पे अज्यूम करता हूं, तो जो 1 और 4 एटम हैं उसके ऊपर हाइड्रोजन एटम्स बिल्कुल ऐसे ऑब्जर्व होंगे जैसे आपने कभी बोर्ड के ऊपर एक पोल वहां पर स्टैंड होते हुए देखा होगा जिसके ऊपर फ्लैग वहां पर दिखता है आपको, है ना। तो ये बिल्कुल वैसा ही यहां पर ऑब्जर्व हो रहा है, इसलिए ये जो 1 और 4 एटम के ऊपर हाइड्रोजन एटम्स हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज फ्लैग पोल हाइड्रोजन एटम्स। क्या है? फ्लैग पोल हाइड्रोजन एटम्स। तो फ्लैग पोल हाइड्रोजन एटम्स, इसकी डेफिनेशन है हाइड्रोजन्स एट द बो एंड स्टर्न ऑफ द बोर्ड। ये फ्लैग पोल हाइड्रोजन एटम्स की डेफिनेशन है। एंड बोर्ड कन्फर्मर लेस स्टेबल क्यों है चेयर कन्फर्मर से? इसका भी लॉजिक यही है कि जब मैं इसको व्यू कर रहा हूं एज से, तो ये जो फ्लैग पोल हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये वाली हाइड्रोजन एटम और ये वाली हाइड्रोजन एटम, ये सबसे ज्यादा क्लोज आ रहे हैं एक दूसरे के, फर्स्ट एंड फोर्थ एटम के ऊपर। दीज टू हाइड्रोजन एटम ये क्लोजेस्ट हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो दो टाइप के रिपल्शन यहां पर एक्ट करने लगेंगे। कौन कौन से? एक तो स्टेरिक स्ट्रेन, स्टेरिक रिपल्शन साइज के कारण, और दूसरा ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है वहां पर फिर टॉर्जनल स्ट्रेन अराइज हो सकता है। तो बिकॉज ऑफ दीज टू टाइप ऑफ स्ट्रेन जो बोर्ड कन्फर्मर है उसकी एनर्जी ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाती है एज कंपेयर टू चेयर कन्फर्मर। तो इसलिए मैंने यहां पर लिखा है बोर्ड कन्फर्मर इज लेस स्टेबल देन चेयर कन्फर्मर बिकॉज सम ऑफ द बॉन्ड्स इन द बोर्ड कन्फर्मर आर इक्लिप्स्ड, जो टॉर्जनल स्ट्रेन है, and also destabilized by proximity of flag pole hydrogens. Proximity, it means closeness of flag pole hydrogens,
जिसके कारण स्टेरिक स्ट्रेन भी यहां पर अराइज होगा। यही लॉजिक है फ्लैगपोल हाइड्रोजन एटम्स के कारण बोर्ड कन्फर्मर की अनस्टेबिलिटी का। तो ये अपनी कॉपी में आप ढंग से डिक्टेट कर लीजिए, यहां से हमको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी तो वो एनर्जी ऑर्डर या स्टेबिलिटी ऑर्डर, ये पिक्चर तो डेफिनेटली कभी भी हमको ड्रॉ करने के लिए नहीं मिलेगा। और बोर्ड कन्फर्मर जो फ्लैगपोल हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट है वो मुझे क्लियर होना चाहिए। हां बच्चों, जैसे अब हम यहां पे जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल है, उसकी स्टेबिलिटी को यहां पर चेक करना चाहेंगे कि अगर सब्स्टिट्यूएंट एक्सियल या इक्वेटोरियल पोजीशन पर है तो क्या दोनों की स्टेबिलिटी इक्वल है या अनइक्वल है। जैसे मोनो सब्स्टिट्यूटेड में मैं साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल पर मिथाइल ग्रुप ले लेता हूं। यू कैन टेक मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्शियल ब्यूटाइल, एनी टाइप ऑफ ग्रुप। अभी हमने सबसे छोटा एल्किल ग्रुप यहां पर पिक किया है, ये 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब ये जो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, अगर आप इसको चेयर कन्फर्मर में ड्रॉ करते हो तो देखो, या तो हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, मिथाइल इज ऑन एक्सियल बॉन्ड, जैसे वही मैं 2 पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ये देखिए, ये मैंने मिथाइल को एक्सियल बॉन्ड पे ले लिया है। आप बोलेंगे कि सर आपने एक्सियल पे क्यों लिया? अरे भैया आप इक्वेटोरियल पे ले लो, मैं पहले एक्सियल पे ले रहा हूं। ऑटोमेटिकली जब हम रिंग फ्लिप करेंगे तो जैसा आपको मैंने अभी टिप दिया था कि जो एक्सियल बॉन्ड है वो इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखिए, ये 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन जहां पे मिथाइल एक्सियल पोजीशन पर है। अब हम रिंग फ्लिप करते हैं, रिंग फ्लिप। तो जब आप इसमें रिंग फ्लिप करोगे तो अरेंजमेंट ऐसा हो जाएगा। देखिए, ये अरेंजमेंट ऐसा हो गया। अब ये मिथाइल इक्वेटोरियल पे चला गया ऑटोमेटिकली, जो हम अभी कॉन्सेप्ट पढ़ के आए, रिंग फ्लिप करने पर ऐसा ही होता है। ओके, तो यहां मैं मेंशन कर देता हूं मिथाइल is on equatorial bond, मिथाइल इक्वेटोरियल बॉन्ड के ऊपर यहां पर चला गया है। अब हम ये देखना चाहेंगे क्या बोथ हैव सेम स्टेबिलिटी या एक्सियल बॉन्ड पर मिथाइल मोर स्टेबल है और इक्वेटोरियल पर। तो देखिए, हम इस अरेंजमेंट को यहां वापस ड्रॉ करते हैं। और ये अरेंजमेंट इसको भी हम अगेन ऐसे वापस ड्रॉ कर लेते हैं। जब मिथाइल एक्सियल पोजीशन पर है तो देखिए, ये 1, ये 2, ये 3। अब 3 पर जो एक बॉन्ड आएगा वो ऐसे आएगा, हाइड्रोजन ये एक्सियल पोजीशन पर है, हाइड्रोजन एक्सियल पोजीशन पर है ना, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। और ये आपका 4th है, ये 5th है। अब 5th के ऊपर भी यहां पे एक हाइड्रोजन आएगा, ये भी एक्सियल पोजीशन पर आएगा। और ये 6th एटम है। तो ये जो 3rd पर हाइड्रोजन एटम है और ये जो 5th पर हाइड्रोजन एटम है, ये इस 1 पोजीशन पर मिथाइल के बहुत क्लोज आ जाएंगे। ये देखिए, और सिमिलरली ये भी बहुत क्लोज आ जाएंगे। इट मींस इस टाइप के इंटरेक्शन को, जिसमें फर्स्ट पोजीशन पर जो मिथाइल ग्रुप है वो 3rd पोजीशन पर हाइड्रोजन और 5th पोजीशन पर जो हाइड्रोजन एटम है उसके बहुत क्लोज आ रहे हैं, सच टाइप ऑफ एक्सियल इंटरेक्शन इज नोन एज डायएक्सियल इंटरेक्शन। यहां 1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन है। और यहां ये जो 1,3, इसको हम 1,3 एंड 1,5 डायएक्सियल इंटरेक्शन बोल सकते हैं, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं कि ये 2,1,3 डायएक्सियल इंटरेक्शन है। 2, 1, 3 डायएक्सियल इंटरेक्शन।
आप बोलेंगे सर 2 क्यों? देखिए भाई, अगर तुम नंबरिंग ऐसे कर रहे हो 1 2 3 तो ये 3 है, अगर तुम नंबरिंग ऐसे कर रहे हो 1 2 3 तो ये 3 है। इसका मतलब यह हुआ कि जो 5 पोजीशन है वो एक्चुअली 3 पोजीशन ही है। ओके, तो डायएक्सियल इंटरेक्शन से क्या होगा, मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो बहुत इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एटम्स क्लोज आ रहे हैं। यहां मैं मेंशन करूंगा ईच डायएक्सियल इंटरेक्शन इंक्रीज्ड एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बाय 0.9 किलो कैलोरी पर मोल। ईच डायएक्सियल इंटरेक्शन 0.9 किलो कैलोरी पर मोल से एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। तो बिकॉज हियर 213 डायएक्सियल इंटरेक्शंस आर देयर, तो दैट्स व्हाई जो टोटल इंक्रीजन होगा वो 2 into 0.9 किलो कैलोरी पर मोल का होगा। इट मींस 1.8 किलो कैलोरी पर मोल से एनर्जी बढ़ गई इस मॉलिक्यूल की। जब मिथाइल ग्रुप कौन सी पोजीशन पर है? एक्सियल पोजीशन पर। फिर मैंने रिंग फ्लिप किया तो इससे मिथाइल इक्वेटोरियल पर चला गया, जो हमने यहां ड्रॉ कर रखा है। अब देखिए, ये आपका एटम 1 है, ये एटम 2 है, ये एटम 3 है, ये एटम 4 है, ये एटम 5 है, ये एटम 6 है, यहां हाइड्रोजन है। अब इस मिथाइल के लिए ऐसा कोई भी एक्सियल इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा है। ओके, तो इसका मतलब नो सच टाइप ऑफ इंटरेक्शन present when methyl group present on equatorial position of chair conformer। Hence इसीलिए यह डिफाइन किया गया है कि जब भी मिथाइल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट इक्वेटोरियल पोजीशन पर होते हैं हमेशा मोर स्टेबल होते हैं। ये मोर स्टेबल अरेंजमेंट है, मोर स्टेबल अरेंजमेंट। ओके, और जैसे जैसे सब्स्टिट्यूएंट का जो साइज है वो बढ़ता जाएगा, वो हमेशा सबसे ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगा इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही। जैसे एक प्रॉब्लम के थ्रू मैं आपको यहां पर डिस्कस करके बताता हूं। तो सबसे पहले ये आपको क्लियर हो गया कि व्हेन वी हैव मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल्स, वेदर द सब्स्टिट्यूएंट इज मिथाइल और एथाइल और एटसेट्रा एटसेट्रा, हमेशा ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही अपने आप को स्टेबल फील करते हैं, लेस एनर्जाइज फील करते हैं। व्हाई? व्हेन सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट ऑन एक्सियल पोजीशन, तो सच टाइप ऑफ डायएक्सियल इंटरेक्शन मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है उसको इंक्रीज कर देते हैं। तो हमसे ये एनर्जी वैल्यू एग्जामिनर बिल्कुल नहीं पूछने वाला, हमको तो बस ये क्लियर होना चाहिए मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के केस में हमेशा सब्स्टिट्यूएंट इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही स्टेबल होता है। तो इसको आप अपनी कॉपी में ढंग से डिक्टेट कर लो। हां बच्चों, जैसे यहां मैंने एक प्रॉब्लम मेंशन किया है, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन चेयर कन्फर्मर है और आर यहां पर एक्सियल पोजीशन पर है और रिंग फ्लिप जब हमने कराया तो आर इक्वेटोरियल पोजीशन पे चला गया। अब यहां जो के इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इक्वेटोरियल डिवाइडेड बाय एक्सियल। मतलब जब भी सब्स्टिट्यूएंट इक्वेटोरियल पोजीशन पर प्रेजेंट है हमेशा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हाई है, ये हमेशा इक्विलिब्रियम शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है इक्वेटोरियल पोजीशन पर जब भी सब्स्टिट्यूएंट है उस डायरेक्शन के अंदर। नाउ आपको यहां पर बोल रहा है मैच द कॉलम। कॉलम 1 में जो आर है वो ये डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स गिवन है। जैसे अगर आर हाइड्रोजन है, अगर आर हाइड्रोजन है तब तो ये सिंपली साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल ही है। तो इस सिचुएशन में ऑब्वियस है कि इक्वेटोरियल और एक्सियल दोनों की जो वैल्यू होगी, रेशो जो होगा के इक्विलिब्रियम का वो 1 होगा। ओके, तो यहां पे कॉलम 2 में आपको के इक्विलिब्रियम की वैल्यूज गिवन है, उनसे मैच करना है। ओके,
तो यहां ऑब्वियस है कि जो ए है वो पी से मैच करेगा। नाउ अब अगर आर में वेरियस टाइप के एल्किल ग्रुप्स ले लूं, जैसे यहां मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, इस टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स गिवन हैं, तो फिर हम कैसे मैच करेंगे? तो मैंने आपको अभी क्या टिप दिया है, हमेशा सब्स्टिट्यूएंट इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही मोर कंफर्टेबल फील कर रहा है, एंड एज साइज ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, that is bulkiness, size of substituent increases, its presence on equatorial position also increases। मतलब ये ज्यादा से ज्यादा इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही रहना चाहेगा, सो दैट कम से कम डायएक्सियल इंटरेक्शन यहां पर हो। इट मींस जैसे जैसे सब्स्टिट्यूएंट का साइज बढ़ेगा, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू है वो भी बढ़ेगा। मतलब ये हुआ आर के केस में अगर मिथाइल है ये, तो देखिए यहां जो बी है वो एस से मैच करेगा। सिमिलरली जब आर इथाइल है, सी ये क्यू से मैच करेगा, और जब आर आइसोप्रोपाइल है तो ये आर से मैच करेगा। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूएंट इक्वेटोरियल पोजीशन पर मोर कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, एंड जैसे जैसे सब्स्टिट्यूएंट का बल्कीनेस बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमेशा ही वो अपने आप को इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखने की कोशिश कर रहा है। एक्सियल पर बिल्कुल ही चांसेस जीरो होते जा रहे हैं, इसीलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है। हेंस आइसोप्रोपाइल ग्रुप के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैक्सिमम है, एंड मिथाइल ग्रुप के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो हमने मेंशन किया है कि के इक्विलिब्रियम 18 है फॉर मिथाइल ग्रुप, इसलिए जो बी ऑप्शन है वो एस से मैच कराया है। तो सभी स्टूडेंट को ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हमने ऐसा क्यों किया। ओके, क्लियर? चलिए, अगर इसकी जगह डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन्स होते हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड मतलब अब दो सब्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे, तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो देखो, डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन जैसे यही, इस सिचुएशन में कैन बी राइट सिस एंड ट्रांस? आंसर है हां। जैसे यहां अगर ये दोनों क्लोरीन सॉलिड वेज पर होते तो हम इसको सिस लिखते, और ऐसे ही अगर एक सॉलिड और एक डैश वेज पे होता तो हम इसको ट्रांस लिख सकते हैं ऐसे। ये हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। नाउ जब भी डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के चेयर कन्फर्मर की बात आएगी तो इसमें भी फिर सिस और ट्रांस हमको सबसे पहले लिखना पड़ेगा। तो वही मैंने मेंशन किया है, डाई सब्स्टिट्यूटेड जो साइक्लोहेक्सेन है, हियर कॉन्सेप्ट ऑफ सिस ट्रांस अराइज। तो सबसे पहले ये देख लिया जाए कि सिस और ट्रांस लिखते कैसे हैं। तो मैंने जैसे एक प्रॉब्लम लिखा है, राइट सिस ट्रांस फॉर फॉलोइंग कन्फर्मर्स, ये फर्स्ट कन्फर्मर है। अब इसमें कैसे लिखेंगे? जो सिमिलर एटम्स और ग्रुप्स हैं हमेशा उसी को देखा जाता है सिस और ट्रांस लिखने के लिए। तो सबसे पहले आप यहां पर देखिए, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन है, यहां हाइड्रोजन और ब्रोमीन है, तो हाइड्रोजन के डायरेक्शन को देखिए, यहां हाइड्रोजन एक्सियल बॉन्ड पर है बैक साइड, क्योंकि क्लोरीन इक्वेटोरियल फ्रंट है, और ऐसे यहां हाइड्रोजन एक्सियल बॉन्ड पर है बैक साइड और ब्रोमीन इक्वेटोरियल है फ्रंट। तो मुझे हाइड्रोजन को देखना है यहां पे, क्या दोनों हाइड्रोजन एटम बैक साइड में जा रहे हैं, एक्सियल बॉन्ड पर है? यस, इट मींस सेम साइड में प्रेजेंट है। तो इसलिए हम इस टाइप के आइसोमर को क्या बोलेंगे? सिस आइसोमर। तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया। अब आप बहुत कंफर्टेबली सभी के अंदर सिस और ट्रांस लिख पाएंगे। जैसे यहां आ जाइए, यहां हाइड्रोजन इक्वेटोरियल फ्रंट क्योंकि टुवर्ड्स यू है, तो ब्रोमीन है एक्सियल बैक। ऐसे यहां हाइड्रोजन ये एक्सियल फ्रंट है, मिथाइल इक्वेटोरियल बैक है। ये देखिए, सबसे पहले ये डिसाइड करना जरूरी है स्टूडेंट। ओके, नाउ अब जो सिमिलर एटम्स हैं वो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन यहां फ्रंट, यहां भी फ्रंट, इसका मतलब ये अगेन विच टाइप ऑफ आइसोमर? सिस आइसोमर है। क्लियर हो गया? चलिए इसकी जगह इसको देखते हैं, यहां हाइड्रोजन एक्सियल फ्रंट, मिथाइल इक्वेटोरियल बैक। ऐसे यहां हाइड्रोजन एक्सियल बैक, क्लोरीन इक्वेटोरियल फ्रंट,
अब सिमिलर एटम्स, हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोजन, क्या दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड में है? यस, एक फ्रंट बॉन्ड है और एक बैक बॉन्ड है, इसलिए हम इसको ट्रांस बोलेंगे। बोथ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन अपोजिट साइड, तो ये ट्रांस आइसोमर होगा। ओके, क्लियर हो गया सभी बच्चों को? कुछ और एग्जांपल्स यहां पे लिखता हूं और फिर स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। सबसे पहले ये सारे पॉइंट्स अपनी कॉपी में ढंग से डिक्टेट कर लो। हां बच्चों, जैसे यहां मैंने कुछ और एग्जांपल्स लिखे हैं, आप चाहें तो सबसे पहले मेरे वीडियो को पॉज करके खुद आंसर लिख सकते हैं और फिर मैं आपको एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूं। चलिए देखते हैं जरा। जैसे यहां हाइड्रोजन ये एक्सियल बॉन्ड पर है बैक, मिथाइल इक्वेटोरियल बॉन्ड पर है फ्रंट। सिमिलरली यहां जो ब्रोमीन है वो इक्वेटोरियल फ्रंट, हाइड्रोजन एक्सियल बैक। तो जो सिमिलर एटम्स है हाइड्रोजन ये सेम साइड में आ रहे हैं, इसलिए हम इसको सिस आइसोमर बोलेंगे। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? इसकी जगह आप इसको देखिए, यहां हाइड्रोजन एक्सियल बैक, मिथाइल इक्वेटोरियल फ्रंट, ऐसे यहां हाइड्रोजन इक्वेटोरियल फ्रंट, मिथाइल एक्सियल बैक। अब देखिए मिथाइल मिथाइल और हाइड्रोजन हाइड्रोजन तुम किसी के भी रेस्पेक्ट में यहां पर देख सकते हो। ये तो ऑब्वियसली कभी होगा नहीं कि एक के रेस्पेक्ट में सिस बन रहा होगा और एक के रेस्पेक्ट में ट्रांस बन रहा होगा, इट इज नॉट पॉसिबल। तो देखिए यहां हाइड्रोजन बैक, हाइड्रोजन फ्रंट मतलब ट्रांस। अब जरा मिथाइल के रेस्पेक्ट में देख लीजिए, मिथाइल फ्रंट यहां बैक, इसका मतलब ट्रांस, तो ये ट्रांस आइसोमर है। तो ये क्लियर हो गया मुझे लगता है सभी बच्चों को कि हम सिस और ट्रांस डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के केस में कैसे डिफाइन कर रहे हैं, व्हेन दीस सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट ऑन चेयर कन्फर्मर। नाउ अब मैंने यहां पे जैसे एक डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन लिया है 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये देखिए 1 और 4 पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं। अब इनके दो टाइप के अरेंजमेंट पॉसिबल है क्या? एक तो सिस अरेंजमेंट। सबसे पहले हम सिस को देखते हैं जरा। सिस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो स्टूडेंट जो सिस होगा उसके अंदर दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड में प्रेजेंट होंगे। तो सेम साइड में प्रेजेंट है, इसका मतलब मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं। देखिए जैसे मैंने मिथाइल को एक्सियल पोजीशन पे बनाया और ये बैक है, ये आपका एटम 1 है, 2, 3, 4। अब क्योंकि ये सिस है तो इसका मतलब जो दूसरा मिथाइल यहां पर मैं बनाऊंगा वो भी बैक साइड में होना चाहिए, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही होगा। आप अगर यहां मिथाइल को एक्सियल बॉन्ड पे बनाते तो इसका मतलब एक्सियल लेकिन फ्रंट होता, तो इसका मतलब दोनों मिथाइल अपोजिट साइड में हो जाते। क्लियर हो गया सभी बच्चों को? तो यहां मैं सिस की बात कर रहा हूं, तो सिस का मतलब यह हुआ कि ये एई अरेंजमेंट बना। एक मिथाइल ग्रुप एक्सियल बॉन्ड पर है तो दूसरा हमेशा इक्वेटोरियल पर ही होगा। ओके, अब आप क्या करिए, रिंग फ्लिप करिए। तो जब हम इसमें रिंग फ्लिप करेंगे तो एक्सियल वाला इक्वेटोरियल पे चला जाएगा, इक्वेटोरियल वाला एक्सियल पे चला जाएगा। तो देखिए अरेंजमेंट ये हो गया, ये फर्स्ट एटम यहां आ गया और यहां मिथाइल इक्वेटोरियल पोजीशन पे आ गया, इसका मतलब बैक साइड में। ओके, और ऐसे ही जो फोर्थ है वो आपका अब इक्वेटोरियल से एक्सियल पोजीशन पे चला गया, इसका मतलब बैक साइड में। ये देखिए इसका मतलब दोनों फिर सेम साइड में, तो ये सिस अरेंजमेंट है, एई अरेंजमेंट। तो यहां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट या कंक्लूजन हम ये ड्रॉ कर सकते हैं कि जब भी मैं सिस ड्रॉ कर रहा हूं तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट हमेशा एक्सियल और इक्वेटोरियल पर साइमल्टेनियसली होंगे। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि ए अरेंजमेंट बने या ई अरेंजमेंट बने, हमेशा ए अरेंजमेंट ही बनेगा। और अगर ए अरेंजमेंट बन रहा है तब यहां पर दोनों की स्टेबिलिटी सेम है, बोथ हैव सेम स्टेबिलिटी। दोनों की स्टेबिलिटी यहां पर सेम है, कोई भी डिफरेंस दोनों में नहीं है। तो इसका मतलब सिस के केस में जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट हैं हमेशा वन प्रेजेंट ऑन एक्सियल एंड अदर प्रेजेंट ऑन इक्वेटोरियल। नाउ
व्हाट अबाउट ट्रांस? अब मैं ट्रांस को ड्रॉ करूंगा। ट्रांस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, 1,4 इसकी जगह आपको 1,3 मिल सकता है, 1,2 मिल सकता है, सब में बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट होगा स्टूडेंट्स। ओके भाई, डाई सब्स्टिट्यूटेड तो 1,2 भी हो सकता है, 1,3 भी हो सकता है। हमने तो यहां पर समझने के लिए एक एग्जांपल ले लिया है 1,4 का। ओके, तो देखिए मैं यहां पे ट्रांस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन को ड्रॉ करता हूं। तो ट्रांस का मतलब, जैसे ये मैंने मिथाइल एक्सियल और बैक साइड में ड्रॉ किया है फर्स्ट पोजीशन पर। अब यहां मिथाइल एक्सियल और फ्रंट साइड में होना जरूरी है, तभी तो अपोजिट होंगे। क्लियर? इसका मतलब यहां पे कभी भी ये इक्वेटोरियल बॉन्ड पे नहीं हो सकता। तो ये जो अरेंजमेंट बना है, ये क्या बना है? ए अरेंजमेंट। यहां दोनों सब्स्टिट्यूएंट एक्सियल पोजीशन पर है, और जब तुम रिंग फ्लिप करोगे, रिंग फ्लिप, तो यहां दोनों सब्स्टिट्यूएंट ऑटोमेटिकली कहां चले जाएंगे? इक्वेटोरियल पोजीशन पे चले जाएंगे। ये देखिए, ये मिथाइल इक्वेटोरियल बैक, ये फर्स्ट है, और ऐसे यहां जो फोर्थ है, यहां मिथाइल इक्वेटोरियल फ्रंट। ये देखिए, ये सभी स्टूडेंट को क्लियर होना जरूरी है कि सर ये कैसे लिख रहे हैं एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। इसके लिए वापस आप चाहें तो पीछे मेरा जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। हमने जो रिंग फ्लिप का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि एक चेयर कन्फर्मर में अगर सब्स्टिट्यूएंट्स या एटम्स इक्वेटोरियल बॉन्ड पर होते हैं, तो रिंग फ्लिप के बाद वो सारे इक्वेटोरियल बॉन्ड एक्सियल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और सेम इज ट्रू फॉर ऑल एक्सियल बॉन्ड्स। ओके, चलिए, तो यहां अब क्या अरेंजमेंट बना? यहां अरेंजमेंट बना है हमारा ई अरेंजमेंट। ये देखिए, यहां ई अरेंजमेंट, यहां ए अरेंजमेंट। तो इसका मतलब दीज आर टू डिफरेंट अरेंजमेंट इन केस ऑफ ट्रांस। नाउ अब यहां पर हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि विच इज मोर स्टेबल? तो इसका आंसर है, जो इक्वेटोरियल पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट है, दे आर ऑलवेज मोर स्टेबल। व्हाई? यहां फिर जो ए अरेंजमेंट है उसमें डाइएक्सियल इंटरेक्शन है। हर मिथाइल ग्रुप के लिए 2 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होंगे, तो टोटल डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन के ये जो ट्रांस अरेंजमेंट है, इसमें टोटल 4 टाइप के डाइएक्सियल इंटरेक्शन होंगे। और अभी तुमको मैंने बताया था, ईच डाइएक्सियल इंटरेक्शन इंक्रीज एनर्जी ऑफ गिवन मॉलिक्यूल बाय 0.9 किलो कैलोरी पर मोल। तो 4 डाइएक्सियल इंटरेक्शन से कितनी एनर्जी बढ़ जाएगी? 4 मल्टीप्लाई बाय 0.9 किलो कैलोरी पर मोल। ओके, तो ये मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं। सबसे पहले इसको अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लो। हाँ बच्चों, जैसे ये मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया है कि जब 2 सब्स्टिट्यूएंट एक्सियल पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट हैं, 2 मिथाइल ऑन ए पोजीशन, तो ये मिथाइल एक्सियल बैक, ये मिथाइल एक्सियल फ्रंट, तो ये ट्रांस अरेंजमेंट है। Now it is highly unstable. Highly unstable. इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कुछ ऐसे, ये 1, ये 2, ये 3। अब देखिए, जो एटम नंबर 3 पर हाइड्रोजन अटैच है, ये फिर एक्सियल पोजीशन पर आ रही है इस मिथाइल के रेस्पेक्ट में। ऐसे यहां पर जो हाइड्रोजन 5th पर है, वो भी एक्सियल पोजीशन पर आ रही है इसके रेस्पेक्ट में। तो हर मिथाइल ग्रुप को 2 डाइएक्सियल इंटरेक्शन मिल रहे हैं। सेम ये जो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, इसके लिए यहां हाइड्रोजन, और ऐसे यहां पर जो हाइड्रोजन बैठा हुआ है, ये हाइड्रोजन, ये दोनों इसको फिर रिपेल कर रहे हैं। तो इसका मतलब टोटल जब 2 सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है साइक्लोहेक्सेन रिंग पर, तो टोटल 4 1 3 डाइएक्सियल इंटरेक्शंस। और कॉस्ट कितनी एनर्जी इंक्रीज कर देंगे? 4 इंटू 0.9 किलो कैलोरी पर मोल इंक्रीजन इन एनर्जी। दैट्स वाई इट इज हाईली अनस्टेबल अरेंजमेंट। तो ये
कंक्लूजन निकल के सामने आ गया कि वेदर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट ऑन एक्सियल और सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट ऑन इक्वेटोरियल, सब्स्टिट्यूएंट हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पर मोर कंफर्टेबल, मोर यहां पर स्टेबल फील करेगा, लेस एनर्जाइज फील करेगा इन केस ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन और इन केस ऑफ डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन। ओके, चलिए। अच्छा, अभी हमने जैसे बोर्ड कन्फर्मर को ड्रॉ किया, उसमें हमने लिखा कि वो अनस्टेबल होता है बिकॉज ऑफ फ्लैगपोल हाइड्रोजन। बट स्टूडेंट, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने वाले ग्रुप्स लगे हुए हैं, जैसे ये देखिए, ये चेयर कन्फर्मर है 1 और 4 पोजीशन, जैसे ये मैंने एक्सियल अरेंजमेंट अज्यूम किया है, ये इक्वेटोरियल है ना, तब भी दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप बहुत दूर है। वेयरएस बोर्ड कन्फर्मर जो है, जो हमने अभी डिस्कस किया था कि फ्लैगपोल हाइड्रोजन सबसे क्लोज प्रॉक्सिमिटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो फ्लैगपोल हाइड्रोजन है उसके कारण बोर्ड कन्फर्मर अनस्टेबल होता है। लेकिन यहां बेनिफिट मिल गया हाइड्रोक्सी ग्रुप को, अगर ये 1-4 पोजीशन पर है तो ये दो क्लोज आ रहे हैं, और क्लोज आ रहे हैं तो यहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे बढ़िया है, इफेक्टिव है, तो इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल हो गया यहां पर। तो ये मैंने यहां पर नोट में लिखा है, द प्रिफर्ड कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन रिंग इज द चेयर कन्फर्मर। ये पूरे डिस्कशन से अब आपको क्लियर हो गया कि चेयर कन्फर्मर सबसे बढ़िया या प्रिफर्ड कन्फर्मर है साइक्लोहेक्सेन का। बट व्हेन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल बिटवीन ग्रुप ऑन 1 and 4 पोजीशंस, द मॉलिक्यूल अज्यूम्स अ बोर्ड कन्फर्मेशन रेदर देन चेयर कन्फर्मेशन बिकॉज ऑफ क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ फ्लैगपोल ग्रुप्स या फ्लैगपोल एटम्स। तो यहां फ्लैगपोल पोजीशन पर एटम्स या ग्रुप्स के होने के कारण इफेक्टिव इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। तो ये स्टूडेंट हमारा पूरा डिस्कशन है, कहां, जहां हम से स्टार्ट किए थे कन्फर्मर्स में, साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मर्स, वहां ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत यूजफुल और इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इनको ढंग से आप अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लीजिए। जैसे मैंने यहां पे लिखा है विच हैज लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। आपसे प्रॉब्लम ऐसे भी पूछा जा सकता है, पोटेंशियल एनर्जी, ये आपको मैंने मेरे कन्फर्मर्स वाले जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी बताया था, जो स्टेरिक स्ट्रेन होता है या टॉर्जनल स्ट्रेन होता है, जिसके कारण एटम्स या ग्रुप्स क्लोज आते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है, अगर एटम्स या ग्रुप्स क्लोज आ रहे हैं तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही है ग्रुप्स के क्लोज आने के कारण। तो यहां जैसे इसको समझते हैं, लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछ रहे हैं, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि सारे ही सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल इक्वेटोरियल पोजीशन पर है। यहां ये इक्वेटोरियल, ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल, यहां ये तो बोर्ड कन्फर्मर है, ये एक्सियल, ये एक्सियल, ये इक्वेटोरियल जैसा अज्यूम कर लीजिए। तो जहां सारे ही सब्स्टिट्यूएंट इक्वेटोरियल पोजीशन पर हैं, तो हमारा जो आंसर सही होगा लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी, लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी इसकी होगी। ये ए का मतलब यहां पे ऑप्शन है, ए का मतलब एक्सियल नहीं है। ओके, तो ए इज करेक्ट आंसर। ऑल सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट ऑन इक्वेटोरियल, देन ऑलवेज इट इज मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट। तो आज का जो डिस्कशन है स्टूडेंट, इसको हम यहां पर फिनिश करते हैं, और इसके साथ ही हमारा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आइसोमेरिज्म 2 पार्ट, जो हमने 11th क्लास में आइसोमेरिज्म 1 के अंदर ऐड किया है। इवन मैंने आपको 11th क्लास के भी सारे जो पॉइंट्स हैं उनको रिवाइज करा दिया है। अभी हम आगे ऐसे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी सारे पॉइंट्स को रिवाइज कर लेंगे, तो हमको बहुत आगे भी मजा आने वाला है। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक नए टॉपिक के ऊपर आपके साथ यहां पर डिस्कशन करूंगा, वो है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उनको आप ढंग से प्रिपेयर करिए। एक प्रॉब्लम, ऑब्वियसली बहुत सारी प्रॉब्लम तो यहां से मिलनी नहीं है, एक प्रॉब्लम आपको यहां पर डेफिनेटली देखने को मिलने वाली है, वेदर इट इज इन योर जेईई एग्जाम और नीट एग्जाम। तो अब जो मैं प्रैक्टिस करने के लिए और प्रॉब्लम्स आपको ऐड करूंगा, आप उनको ढंग से यहां पर बना लीजिएगा। ऑलमोस्ट अब हम सारी प्रॉब्लम्स को अटेंड कर सकते हैं। जो भी मैं आपको एपीपीएस में और प्रॉब्लम्स अब ऐड करूंगा, वो सारी प्रॉब्लम्स को हम कंफर्टेबली अटेंड कर सकते हैं, और हम अब ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स के ऊपर बढ़ेंगे। तब तक के लिए हम आज इस डिस्कशन को यहां पर फिनिश करते हैं। ये सारे पॉइंट्स अपनी कॉपी में ढंग से डिक्टेट कर लीजिए। थैंक यू।